नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लता हुड्डा। मैं आपको पोषण माह पर होने वाले खास कार्यक्रम के चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नमिता भंडारी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डायरेक्टर डाइट केयर क्लिनिक जोधपुर से हैं। पोषण माह अभी भारत सरकार ने पोषण माह का एक कार्यक्रम चलाया है जो कि पूरा एक महीना मनाया जाएगा। इसका समय अवधि है 11 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। पोषण माह के उद्देश्य इस प्रकार से तय किए गए हैं: जनता को पोषण संबंधी भ्रांतियां दूर करना, जनता को उसके बारे में शिक्षित करना, हमें दैनिक खाने में क्या नवाचार करना चाहिए या क्या उचित सम्मेलन करना चाहिए भोजन में, वो देखना। उसके अलावा हमें जो भोजन से संबंधित जो कमियां हैं हमारे भोजन में, जिनसे हमारे शरीर में कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, उन सब पर प्रकाश डालना, ये सारे पोषण माह के उद्देश्य बताए गए हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर नमिता से कुछ सवाल करती हूँ जो हमारे दैनिक भोजन पोषण पर प्रकाश डालेंगे और हमें उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे। डॉक्टर, आप बताइए, कुपोषण किसे कहते हैं और कुपोषण के कुछ लक्षण या उनमें सुधार के जो कदम हम उठा सकते हैं उनके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। नमस्कार। सबसे पहले मेरा धन्यवाद चैनल 24 न्यूज़ प्लस को कि उन्होंने मुझे इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए बुलाया। जैसा कि डॉक्टर लता ने पूछा कि कुपोषण क्या होता है। देखिए, कुपोषण हम इंग्लिश में उसे कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। उसके दो प्रकार होते हैं, वो ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है और अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। भारत इस समय पे एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि हमारी आधी जनता ओवर नरिश्ड है और आधी जनता अंडर नरिश्ड है। तो कुपोषण बेसिकली जब भी आपके खाने में या आपकी डाइट में कुछ भी इम्बैलेंस होगा तो उससे शरीर कुपोषित हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो या ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर हो, बट अगर किसी एक पोषक तत्व की भी कमी है तो उसका भी हम उसको भी कुपोषण कह सकते हैं। तो कुपोषण अगर आप अंडर नरिश्ड की बात करें तो वो होता है जिसमें आपका वजन, आपकी लंबाई और शारीरिक विकास सारा नॉर्मल से कम है। और अगर हम ओवर नरिश्ड की बात करें तो आपका शारीरिक वजन और सारी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो हमें उस हिसाब से मेजर्स लेने पड़ेंगे कि किस प्रकार का कुपोषण हम किस प्रकार की पॉपुलेशन में देख पा रहे हैं। मैम, ये भी बताइए हमें कि आज के समय में किस प्रकार के कमियां देखी गई हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो वयस्क होने वाली हैं लड़कियां, उनमें अमूमन आयरन की कमी देखी जाती है। तो इस प्रकार से अभी जो अपना आज का समय है उसमें ओवरऑल ज़्यादातर कौन सी कमियां पाई जाती हैं? देखिए, जैसा तो एक आपने ही पॉइंट आउट कर दिया कि आयरन की कमी होती है। तो आयरन की कमी जैसे ही लड़कियां एडोलेसेंट में पहुंचती हैं या वयस्क होने लगती हैं तो उनमें आयरन की कमी होने लग जाती है। इसका मतलब जो संभ्रांत परिवार से हैं उनमें भी हो सकती है और जो संभ्रांत परिवार से नहीं है उनमें भी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो जनरली बच्चे, महिलाएं और एडोलेसेंट गर्ल्स ये फेस करते हैं वो होती है कैल्शियम की कमी। हड्डियों के मजबूत के लिए तो अगर आपके आहार में कैल्शियम नहीं जा रहा है या आप कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो उससे कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। तीसरी कमी जो हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रही है वो है विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी। क्योंकि अब यूँ देखिए तो हमारे देश में तो 8 महीना धूप पड़ती है, उसके बावजूद हम विटामिन डी डेफिशिएंट है क्योंकि हमारा धूप का एक्सपोजर नहीं है। हम सब धूप से बचना चाहते हैं। उसके अलावा एक जो चीज़ जिसमें सारे भारतीयों में कमी है वो है प्रोटीन की कमी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 75% भारतीय जनता है वो प्रोटीन की कमी से जूझ रही है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है और बहुत सारे कार्यों के लिए ज़रूरी भी है। तो जैसे ही प्रोटीन की कमी होने लगती है शरीर में तो वो कार्य बाधित हो जाते हैं। इसी तरह जो जो न्यूट्रिएंट्स आपको अभी मैंने बताया, आयरन हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी, विटामिन B12, इनकी कमी से अलग अलग बीमारियां होती हैं और ये भी कुपोषण के एक तरह से लक्षण ही हैं। मैम, आप ये भी बताइए, जब हमने इतना डिस्कशन करा है तो आप ये बताइए जो अभी प्रचलित सप्लीमेंट्स हैं, जैसे वे वाटर का सप्लीमेंट है, मसल बनाने के लिए ये खाइए, आयरन रिप्लेसमेंट के लिए ये खाइए, इन सप्लीमेंट्स का लेना उचित है? हम अपने आहार को इग्नोर कर दें, डाइट को साइड में रख दें और ये सप्लीमेंट्स खाएं तो ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो सप्लीमेंट का अर्थ समझिए। सप्लीमेंट मतलब आप किसी चीज़ में ऐड ऑन कर रहे हैं।
तो बेसिक आपकी डाइट ही रहेगी। अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मिलते हैं, किसी डॉक्टर से या डाइटिशियन से मिलते हैं, अपने आप को असेस कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, और अगर उसमें किसी भी तत्व की कमी पाई जाती है तो कोशिश ये करें कि हम अपने आहार से उसको पूरा कर सकें। अगर इन केस आप अपने आहार से पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप सप्लीमेंट लीजिए, बट ऑफ द रैक जाके आप कोई भी सप्लीमेंट उठा लें, अपनी मर्जी से खा लें, वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ही देगा, फायदा कुछ नहीं देगा। तो कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, कितनी मात्रा में जरूरी है कि भी नहीं है, कितने अवधि के लिए लेनी है। ना अपने आप स्टार्ट करिए, ना अपनी मर्जी से बंद करिए। दोनों समय आपको लेना है या नहीं लेना है, कब तक लेना है, वो सब एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लें और उनसे कंसल्ट करने के बाद ही लें। पर कोई भी सप्लीमेंट जो है वो आपके बेसिक डाइट का एड ऑन है, आपके आहार पे एड ऑन होएगा। वो सप्लीमेंट आपके आहार को रिप्लेस नहीं कर सकता कि हम खाना ना खाएं और हम सब गोलियां खा लें, ये नहीं पॉसिबल है। मैम इसी से जुड़ी एक और बात, जैसे हम किसी को कहते हैं आपको फलाना दर्द है, हल्दी तो हम सब्जी में खा ही रहे हैं, आप दूध हल्दी ले लीजिए, आप इसके साथ मिला के ये ले लीजिए, तो वो मैम वो बेनिफिशियल है? अगर हम जैसे कैल्शियम की गोली नहीं खा रहे और हल्दी में कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, तो क्या हम 1 चम्मच हल्दी रोज दूध में घोल के पी जाएं, वो ठीक है? देखिए, वो डिपेंड करेगा कि आपकी डेफिशिएंसी का लेवल क्या है। अगर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो सप्लीमेंट जरूरी है, पर अगर किसी को भी मेडिकल प्रोफेशनल को लगता है कि आप अपनी डाइट से पूरा कर सकते हो, या आप 2 ग्लास दूध बढ़ा के या 2 कटोरी दही बढ़ा के उसको पूरा कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपका जो बेसिस है वो आपकी रेगुलर डाइट ही रहेगी। सप्लीमेंट उस कंडीशन में नेसेसरी है जब आपकी डेफिशिएंसी बहुत सीवियर है। कहने का सार ये है कि हमें डॉक्टर से पूछ के परामर्श से ही लेना चाहिए। जैसे किसी ने बता दिया हल्दी ले लो तो भैया हम हल्दी ले रहे हैं, किसी ने बोला फलाना आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ले लो। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, हर आदमी का जो शरीर है, उसकी जो रचना है वो बिल्कुल अलग है। तो जो चीज आपके लिए शायद काम करे वो मेरे लिए ना करे, तो ये इंडिविजुअलाइज करने के लिए आपके लिए एक प्रोफेशनल की सलाह या मशवरा इसलिए जरूरी है। आजकल जो मैम एक और बात है, सोशल मीडिया पर बड़े मीम्स आ रहे हैं। हाँ, कि आप ये खाइए तो ऐसे बन जाएंगे, आप इस तरह से कसरत कीजिए तो ऐसे बन जाएंगे। तो मैम इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? सोशल मीडिया पर देखा और मान लें, या सोशल मीडिया पर देखें, कहीं पूछताछ करें, या अपना कर माने कि भाई ठीक है मेरा तो इससे रिजल्ट सही निकल कर आ रहा है तो मैं ये फॉलो कर लेता हूँ। जैसे अभी ओलिव ऑयल इंक्लूड कीजिए, ये हेल्दी है। कुछ रील्स आ रही हैं कि देसी घी खाइए, वो बहुत हेल्दी है। कुछ कह रहे हैं इन सबको हटाइए, आप नारियल तेल खाइए। तो इस पर मैम थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब भी आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर जगह ही फैला हुआ है, हमारे पास भी जो क्लाइंट्स या पेशेंट्स आ रहे हैं वो सब गूगल से पढ़ पढ़ के हमसे भी ज्यादा ज्ञानी होकर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पर जब भी आप किसी को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं तो उनके क्रेडेंशियल्स चेक करिए, उनकी डिग्रीज चेक करिए, उनके क्या क्वालिफिकेशन है वो चेक करिए, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप आज से 2 जनरेशन पहले जाएंगे तो उनके पास ये ज्ञान नहीं था, सोशल मीडिया हमारे पास नहीं था। तो अब सोशल मीडिया पे क्या है, बाढ़ आई हुई है। अगर मैंने कोई फलाना तरीका अपनाकर 100 किलो से मैं 50 किलो पे आ गई तो वो तरीका सबके लिए सही है, वो ऐसे जनरलाइज करेंगे। बट वो तरीका हो सकता है उनके लिए सही है और किसी और के लिए सही ना हो। तो अपनी बॉडी को गिनी पिग मत बनाइए। उस आदमी के क्रेडेंशियल्स चेक करिए, उनकी क्वालिफिकेशंस चेक करिए, क्या वो सर्टिफाइड हैं कि वो जो ज्ञान बांट रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक रील में कहते हैं घी खाइए, दूसरी रील में कहते हैं घी मत खाइए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आप कंफ्यूज होके, अल्टीमेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम घी खाएं या नहीं खाएं। तो इसीलिए हमारा जो पहले का एक सिस्टम था बैलेंस डाइट का, जिसमें हम रोटी, चावल, दाल, सब्जी, घी, तेल एक संतुलित मात्रा में लेते थे, वही सिस्टम अपनाकर चलिए। कैलोरीज कब बढ़ानी है, कब घटानी है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, वो प्रोफेशनल एडवाइस पे करिए। रैंडमली आपने कोई रील देख ली और उसको आपने अपने जीवन में अपना लिया, हो सकता है वो फायदा कर जाए। देखिए, वो तुक्का लगने की बात है। वो अगर फायदा कर जाए आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करेगी तो नुकसान आपका ही होने वाला है, उस इन्फ्लुएंसर का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो अपना विवेक इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया से कोई भी ज्ञान लेने के पहले अपना विवेक जरूर इस्तेमाल करिए। थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है आज के समय में
कि इन्फ्लुएंसर्स हमारी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छी एडवाइस भी वहीं से मिल सकती है और बुरी एडवाइस तो डेफिनेटली वहीं से आ रही है। तो बहुत होशियारी से चयन करें आपको क्या समझना है, क्या मानना है। मैम, इसी के साथ एक और बात बताइए हमें, जो जीवन शैली बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज जो टर्म है वो क्या है, मतलब कितना बड़ा है या एक ही चीज का नाम है, वो थोड़ा सा उसको विस्तार से समझाइए। देखिए, जैसा कि ये नाम है लाइफस्टाइल डिजीजेस, लाइफस्टाइल मतलब आपके जो रहने का, खाने का जो भी ढंग है, जीवन शैली से उससे होने वाली बीमारियां या उसका आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है। अब आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम पूरा दिन या तो बैठे ही हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, फूड अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये तो हमारे एक क्लिक पे हैं। आप ऑर्डर करेंगे, वो 10 मिनट में आपको खाना लेकर लाकर देगा, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, ना आपको बनाने की मेहनत करनी, ना आपको रसोई में आधा घंटा खराब करना। आप जिस बिस्तर पे बैठे हैं वहीं आपने ऑर्डर किया, वो वहीं दे जाएगा, आप वहीं खा लेंगे और वो कचरा भी वहीं से ले जाएगा। तो ये जो आजकल एक पैटर्न बन गया है, ये जनरली एडोलेसेंस और यंग अडल्ट्स में हम देखते हैं। या तो उनके पास काम की अधिकता है इसलिए वो अपने लिए खाना नहीं बना पा रहे हैं, या फिर नेचर ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम बहुत ही आराम तलब हो गए हैं कि सब एक ही जगह मिल जाए। तो लैक ऑफ एक्टिविटी एंड ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सरसाइज की तो कमी हो गई है और शरीर में हम एक्स्ट्रा में सामान डाल रहे हैं जितनी आपकी शरीर को जरूरत नहीं है। ये सब उनसे होने वाली बीमारियां हैं। तो आपकी जीवन शैली कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसमें एक्सरसाइज शामिल है या नहीं है, आप कितना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का आपका कंजम्पशन है उसको जांचिए, आप कितनी बार घर का खाना खाते हैं, घर के खाने में आपके कितना घी तेल जा रहा है। घर के खाने में भी अगर हम तो मैगी भी घर पे बना के खा लेते हैं तो मैगी घर का खाना नहीं है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं, मैम मैगी तो घर पे ही बना के खाते हैं, पर जहां से मैगी आप नहीं बना रहे हो, जहां से मैगी बनकर आ रही है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड मतलब उसमें प्रेजर्वेटिव्स भी हैं, वो जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड है क्योंकि वो 2 मिनट में बन रही है। तो ये सब आपके जीवन शैली का पार्ट है। फिर है इसमें जीवन शैली में एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नींद। फोन तो एक ऐसी चीज हो गई है जिससे मेरे ख्याल से तो नींद का मतलब ही भूल गए हैं लोग। तो हम आजकल एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप 6 से 7 घंटा सोइए, तो आपकी बॉडी जब आप सोते हैं तो रिकवर करती है। तो नींद, एक प्रॉपर स्लीप भी आपकी जीवन शैली का हिस्सा है। इनमें से कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होएगी तो उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, जिसे आप जीवन शैली बीमारियां या लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। इन सब की जो जड़ है वो है मोटापा, इन सब का जो कारण है वो है मोटापा। बाकी इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा होना, गठिया होना, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस के पार्ट हैं। तो ये इनका कारण सबसे बड़ा है मोटापा। तो अगर आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकें तो आप इन सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि मोटापे से ही जुड़ा है हार्ट डिजीज, ये आपका कैंसर, डायबिटीज, ये सब मोटापे के साथ आते हैं। मोटापे के साथ जुड़ा। अब मैम आप ये बताइए कि डिजीज तो हमने डिस्कस कर ली कि इतनी इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। अब इनको ठीक करने का तरीका आम आदमी के लिए, जो दवाइयों पर है वो तो अपनी दवाइयां ले रहे हैं, पर जो दवाइयों पर नहीं है या जो अभी ये बात सुन के अपनी वार्ता, अपनी चर्चा देखकर जो लोग जागरूक हो रहे हैं, उन लोगों को अपने खाने में क्या बदलाव करना है और जीवन शैली में क्या बदलाव करना है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जीवन शैली में आपको मूल रूप से 2 ही बदलाव करने पड़ेंगे। एक तो आपका पहला बदलाव है आपके आहार का बदलाव। उसमें अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं या आप दिन में एक ही बार खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, आप बाजार से बहुत ज्यादा मंगा के खाते हैं, या आप घर में 2 मिनट में बनने वाली चीजें बहुत बनाते हैं, तो वो सबसे पहला चेंज जो आपके में होगा वो आपकी डाइट में होगा, आपके आहार में होगा। तो आपको फोकस ये करना है उसमें कि हम घर पे बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि देखिए एक तो घर पे बना हुआ जो खाना होता है उसमें बहुत ज्यादा हम ना तो प्रेजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं, ना बहुत ज्यादा नमक होता है और ना ही बहुत ज्यादा घी तेल होता है या तलावा होता है। दूसरी चीज जो इसमें आपको ध्यान देनी है कि आप जो घर में बना रहे हैं वो मील्स फ्रेशली कुक्ड होते हैं, वो प्रेजर्व्ड नहीं है या वो डीप फ्रीजर से निकाल के आपको गर्म करके पहुंचा दिए गए हो, ऐसा नहीं है। वो फ्रेशली कुक्ड मील है, आप भी बना और आधा घंटे बाद आपने खाना खा लिया, तो उसमें ना तो कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या ऐसा कोई कंटामिनेशन भी नहीं होता है। दूसरी चीज जो आपको करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अपने शरीर को हिलाइए। जितना ज्यादा आप अपने शरीर को हिलाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपके शरीर को ही मिलेगा। आपके शरीर हिलाने से
पास वाले को कोई फायदा नहीं होता, वो फायदा आपको ही मिलता है। हमारी जो अब आने वाली जनरेशन है उन्हें ये एक्सरसाइज का या डाइट का महत्व ही नहीं पता। आप अगर ये इतना सा भी चेंज आपकी डाइट में कर लेंगे या आपके लाइफस्टाइल में कर लेंगे, एक्सरसाइज, ज्यादा कोई एक्सरसाइज करने के लिए आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए स्पेशल, आप वॉक कर सकते हैं, घर के नीचे आपके जगह है वहां वॉक करिए, आपको स्विमिंग पसंद है स्विमिंग करिए, आपको स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, कोई गेम खेलना चाहते हैं वो खेलिए। कहने का मतलब 1 घंटा अपने शरीर की एनर्जी बर्न कीजिए, उसको हिलाइए, उसको चलाइए। तो जो भी तरह की, आप जिम जाना चाहते हैं आप जिम जाइए, आप जो भी, आप योगा करना चाहते हैं योगा करिए, जो भी तरह का शारीरिक व्यायाम आप करना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप रोज कर सकते हैं, ऐसा व्यायाम चुनिए जहां आप रोज कर सकते हैं। ऐसा हम तो रोज जिम जाएंगे पर हमारे सोने का टाइम ही 12 बजे है, हम काम कर रहे हैं सुबह 9 से रात को 7 बजे तक, तो अब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है जिम जाने का। तो ऐसा व्यायाम चुनिए, अगर हम 40 मिनट घर में वॉक कर लें तो आप ये रोज कर सकते हैं, चाहे सुबह करिए चाहे शाम करिए। सो एनी फिजिकल एक्टिविटी विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बी डन एवरी डे। इसी तरह आपका आहार, जो आप रोज खाना खाते हैं हमारी बॉडी को उतना ही खाना चाहिए होता है, उसके ऊपर जो भी आप खा रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं और बर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको बीमारी होएगी होएगी। बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनका हम सिर्फ डाइट चेंज करके एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं तो 2-3 महीने में दवाइयां भी बंद हो जाती हैं, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड ईटिंग राइट एंड दे हैव स्टार्टेड मूविंग राइट। तो ईटिंग और मूविंग का पैटर्न अगर आप चेंज कर लें अपना, तो काफी हद तक आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। मैम, आप बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आप ये भी बताइए कि क्या ये पोषण माह वाला जो सिस्टम गवर्नमेंट ने चालू किया है, इसका कहीं हमें कोई नतीजा मिल रहा है? कोई अभी तक मतलब रिजल्ट देखने में आए हैं? NFHS, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, अगर आप देखेंगे NFHS 5 और 6 का डेटा, अगर आप NFHS 1 और 2 से कंपेयर करेंगे तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मैलन्यूट्रिशन। कुपोषण में कमी आई है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो बच्चों में हो रहा है उसमें कमी है, जो डिलीवरी के टाइम मैटरनल डेथ्स होती हैं, माओं की डेथ्स होती हैं उसमें कमी है, कुपोषण के वजह से जो नवजात शिशु में बीमारियां या उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु दर, उनमें भी कमी आई है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो कर रही है, और इस बार का जो पोषण माह है उसमें तो गवर्नमेंट ने दोनों उद्देश्य शामिल करे हैं। वो कुपोषण से भी लड़ना चाह रहे हैं और वो अंडर न्यूट्रिशन से भी लड़ना चाह रहे हैं, वो ओवर न्यूट्रिशन से भी लड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में अभी स्थिति ऐसी है कि हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ एशिया है। हमारे देश में 5 में से हर 1 बच्चा ओबीज है। तो हम तो 2 धारी तलवार पे खड़े हैं। तो इस बार के पोषण माह में डेफिनेटली गवर्नमेंट ने ये विजन के साथ इसको लॉन्च किया है कि हम दोनों तरफ से इस समस्या को टैकल कर पाए। एक और छोटा सा सवाल मैम, अभी जो GST रेज हुआ है पैकेज्ड फूड्स पर, क्या आपकी दृष्टि में वो अच्छा कार्य किया गवर्नमेंट ने या बुरा कार्य किया? नहीं, इट इज अ वेरी वेलकमिंग चेंज। आप जैसे ही देखिए क्या है, अब आटा दाल चावल सब्जी तो हमारी नेसेसिटी है, उसके बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पर जैसे ही आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पे जैसे इन्होंने टैक्स बढ़ाया, वो 12, 15, 18% से करके सीधा बढ़ा के 40% कर दिया है। तो अब क्या होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ मेजर, ये भी उसी दिशा में जाने वाला एक कदम है कि हम इनके कंजम्पशन को ही कम कर सकें। आज अगर मैं किसी को भी, आप किसी भी बच्चे को इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहा है, आप 10 रुपए देंगे ना तो वो चिप्स ही खरीद के लाएगा। पर अगर वही 10 रुपए का जो पैकेट है उसकी कीमत 20 रुपए हो जाए तो शायद कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी होगी जो वो नहीं खरीदेगी, क्योंकि वो तो 10 के 20 रुपए हो गए तो हमारा बजट क्या हुआ, डबल हो गया। तो हम जहां 300 रुपए खर्च कर रहे थे वहां हमें 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। किसी को मैंने आज तक ये नहीं देखा कि उनके पास 10 रुपए हैं तो वो 2 केले खरीद के लिए आए, वो नहीं होता, जबकि वो तो GST फ्री है, वो तो GST फ्री है। तो ये जो GST अल्ट्रा प्रोसेस्ड फ्रूट्स या शुगर ड्रिंक्स, तो इसमें सबसे बड़ा एक कल्प्रिट शुगर भी है। तो वो जब उन पे बढ़ाया तो ये भी इसी दिशा की ओर एक कदम है कि हम ओबेसिटी, डायबिटीज जो हमारे देश में इतना बढ़ रही है और यंग अडल्ट्स में बढ़ रही है, बच्चों में बढ़ रही है, सबसे जो चिंता का कारण है वो ये है कि बच्चों में पहले हम देखते थे हृदय रोग है या हार्ट अटैक आ रहा है तो 70-80 साल के आदमी को आ रहा था, बट अब तो यंग अडल्ट्स में भी आ जाता है, 25-30 साल के लोगों को भी आ जाता है। तो उसके कारण आपकी लाइफस्टाइल है। तो दिस इज अ मूव
टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल। वो जीएसटी आपको लगता है कि बिना कारण के बढ़ा दिया? नहीं, ये उन्होंने सोच समझ के इस दिशा में कदम लिया है कि जीएसटी हमने इसीलिए बढ़ाया ताकि इनका कंजम्पशन हम कम कर सकें जनता के भी। ये बात खास तौर पे गृहिणियों को और बच्चों को जरूर ध्यान से सुननी चाहिए कि गवर्नमेंट ने आपके हित के लिए ये जीएसटी बढ़ाया है ताकि हम उन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। और आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई हाईलाइट पॉइंट एज अ प्रैक्टिशनर आप जो अभी तक देखते आए हैं, कोई एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप सभी दर्शकों को बताना चाहें? सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि निरोगी काया पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया, हम यही कहते हैं, क्योंकि आप अगर निरोगी रहेंगे तो ही आप सोसाइटी को या अपनी फैमिली को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस निरोगी रहने में आपकी आपकी निरोगी काया की जो गाड़ी चलेगी ना, वो 4 पहियों पे चलेगी। सबसे पहला पहिया जो आगे के 2 पहिए हैं वो है एक्सरसाइज और डाइट। ये 2 पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। पीछे के 2 पहियों में एक पहिया है आपकी स्लीप। हम ये सोचते हैं कि 4-5 घंटे भी सोते हैं तो काम चल जाता है। नहीं, आपकी बॉडी को 7-8 घंटे चाहिए रिकवर करने में। जो पूरा दिन आपने टॉर्चर किया है अपनी बॉडी को, उससे रिकवर के लिए उसको 7-8 घंटे चाहिएंगे। और चौथा जो पहिया है जिसके बिना ये 3 पहियों का कार्यक्रम अधूरा है, वो है किसी भी व्यसन से दूरी। चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, इन सब से दूरी रखनी जरूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर को कुछ भी फायदा नहीं होने देती। इसी में एक चीज और जोड़िए, वो है चीनी। चीनी भी एक एडिक्शन है। आप अगर रोज मीठा खाने लग जाएंगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगा कि अब तो कुछ मीठा चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी फिर शुगर मांगेगी। वो इसके बॉडी का नेचर है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो व्यसन से दूरी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी से आपने कुछ मीठा खा लिया या कभी से, देखिए अल्कोहल, सिगरेट या तंबाकू ये तो रिकमेंडेशन है ही नहीं कि इस मात्रा में सेफ है या उतनी मात्रा में सेफ है। वो किसी भी मात्रा में सेफ नहीं है। चीनी जहां तक है तो ठीक है, हम क्योंकि एक ऐसे देश से आते हैं जहां हर प्रांत का एक अपना कल्चर है, एक अपना फूड है, एक अपना कस्टम है, तो उतना सा शुगर कंजम्पशन इज ओके, बट एवरी डे का वो कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। कम से कम की कोशिश की जाए, कम से कम की कोशिश रखिए। अपनी थाली को बैलेंस करिए, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर। तो और एक खाने से दोस्ती करिए। खाना हम अगर सेलिब्रेशन के लिए खाना ले रहे हैं तो उसको एज अ गिल्ट मत खाइए। हमारे यहाँ अगर शीतलाष्टमी पे पूड़ी बनती है तो 2 पूड़ी बिल्कुल खाइए, वो पूड़ी नुकसान नहीं करेगी। बट अगर आप रोज घी की तली हुई पूड़ी खाएंगे तो वो नुकसान करेगी। सो बी हैप्पी विद व्हाट यू आर ईटिंग एंड ट्राई टू ईट हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। और मैम, एक जो आजकल बच्चे मोबाइल या टीवी या कुछ पढ़ते हुए खाना खाते हैं देखते हुए, उसका भी खाने पर या हमारी हेल्थ पर इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि आप फोकस्ड ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, मोबाइल देखते देखते मैं 2 की जगह 3 रोटी भी खा जाऊंगी। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग और हमारा स्टमक, हमारा जो आंतें या पेट है, वो एक साथ काम कर रहा होता है, वो सिंक्रोनाइज कर रहा होता है। अब आपने दिमाग को तो डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि हम मोबाइल पे देखते देखते खा रहे हैं, तो हम क्या खा रहे हैं हमें वो भी नहीं पता। क्योंकि अन्न तो एक बेसिक नेसेसिटी है, उस अन्न का ही सम्मान नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो आपके शरीर को भी कोई फायदा नहीं देगा। तो ये सब गैजेट्स या कोई भी डाइवर्जन ऐसा है, वो हटाकर फिर खाना खाएं, परिवार के साथ खाना खाएं, हंसी मजाक करते हुए खाना खाएं, तो वो खाने का स्वाद जो है वो डबल हो जाता है और वो खाना आपके शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। चैनल 24+ न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से डॉक्टर नमिता आपका आभार। थैंक यू सर। आप अपना एक बार पता बता देंगे जहां पर अगर किसी को आवश्यकता हो तो आपसे कांटेक्ट कर सके? मेरा जोधपुर में क्लिनिक है, शनिचर जी का थान पे हमारा क्लिनिक है। वहां पे आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और इसके रिलेटेड कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो ले सकते हैं। धन्यवाद।